हेलो, वेलकम टू ऑर्बिट ऑफ हीलिंग। तो आज फिर डॉक्टर दीपक शर्मा एंड मैं डॉक्टर नेहा हम लोग आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं ऑर्बिट ऑफ हीलिंग करके। एंड इसके अंदर हम लोग होम्योपैथी के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में और जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में हम लोग अलग अलग एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, या फिर जो अगर आप होम्योपैथी में इंटरेस्टेड हैं और आप ये देख रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए भी है और हम इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो हम स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं, हम उन्हीं के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने भी देखी अपने लाइक स्टूडेंट टाइम में या अभी भी, तो स्पेशली स्टूडेंट्स और यंग होम्योपैथ जो प्रॉब्लम सफ़र करते हैं वो है कि मटीरिया मेडिका इतनी डिफ़िकल्ट क्यों है समझने में भी और याद रखने में भी। तो आज हम सर के साथ उस पर डिस्कस करेंगे। तो सर, आपको क्या लगता है कि या ये स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है या फिर ये सब्जेक्ट की ही प्रॉब्लम है कि हम लोगों को मटीरिया मेडिका हमेशा इतना डिफ़िकल्ट क्यों लगता है? तो पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। और डॉक्टर नेहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने एक इनिशिएटिव लिया और लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। तो देखो, आज शुरुआत करते हैं मैट्रिया मेडिका से, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ से ही पूरी होम्योपैथी शुरू होती है। तो अगर हम मैट्रिया मेडिका को समझना चाहते हैं तो हमें मैट्रिया मेडिका के सबसे पहले सोर्सेज पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कि मैट्रिया मेडिका बनी कैसे और वो किसने बनाई, उसका क्या पर्पस था और क्यों ऐसा हम लोगों ने सोचा कि मैट्रिया मेडिका हमें याद नहीं हो रही है या एकदम से वो हमें समझ में नहीं आ रही है। तो जब सोर्सेज पे जाते हैं तो मैट्रिया मेडिका जब बनाई गई, जब हम प्रूविंग कर रहे थे, मतलब हमारे जो मास्टर हैनीमैन है वो प्रूविंग कर रहे थे और वो एक सिम्टम्स को नोट करना चाहते थे। लेकिन एक बात मैं सब लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर हैनीमैन सर थे वो एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, वो एक अच्छे साइंटिस्ट भी थे। तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो ज़्यादातर मेडिकल लैंग्वेज थी और वो लैंग्वेज थी जो पेशेंट नरेट करता था। तो वो दोनों को मिला करके मैट्रिया मेडिका का एक कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया और उन्होंने जो एडिशंस लिखे वो मैट्रिया मेडिका प्यूरा के नाम से है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये गलती करते हैं कि हम लोग वो मैट्रिया मेडिका चूज कर लेते हैं जो अभी सबसे ज़्यादा अवेलेबल है या हमारे सिलेबस में लिखी गई है या हम उसको सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने के लिए मैट्रिया मेडिका पढ़ लें। तो अगर आप मैट्रिया मेडिका के सोर्सेज की बात करोगे तो जो मैट्रिया मेडिका के सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया वो सबसे पहले तो सब्सटेंस चूज करा कि किस पे स्टडी होनी चाहिए, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो मेडिकली आपको ठीक कर सकता है या मेडिकली आपको कुछ अलग से सिम्टम दे सकता है। तो यहाँ पर जो कन्वर्जेशन हुई वो हुई डॉक्टर हैनीमैन के बीच में और डॉक्टर हैनीमैन के साथ जो उनके सहयोगी थे। ज़्यादातर उनके सहयोगी जो थे वो मेडिकल फील्ड से ही थे, तो इसलिए मैक्सिमम लोगों की जो प्रूविंग हुई वो मेडिकल लैंग्वेज में भी कहीं ना कहीं मैट्रिया मेडिका में ली गई। और जो ऐसे लोग थे जो मेडिसिन से नहीं जुड़े थे या मेडिकल फील्ड से नहीं जुड़े थे तो वो आम भाषा में अपने सिम्टम्स को बताते थे। तो सबसे पहले तो हमें मैट्रिया मेडिका को याद कभी नहीं करना चाहिए, हमें मैट्रिया मेडिका को समझना चाहिए। तो मैट्रिया मेडिका को समझने के लिए सबसे पहले मतलब हम कोई एक एकोनाइट रेमेडी ले लेते हैं जो सबसे पहली रेमेडीज आती हैं मैं हर मैट्रिया मेडिका में। तो एकोनाइट को समझने के लिए हमें सबसे पहले एकोनाइट को समझना पड़ेगा, उसकी डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर को समझना पड़ेगा। मतलब कि एकोनाइट का जो प्लांट है वो कहाँ पे उग रहा है, वो कैसे हैबिटेट में रहता है, उसकी क्या अपनी एक लिमिटेशन है और क्या चीज़ वो बिहेव करता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर को समझना सबसे पहला स्टेप होता है। अगर आपने किसी भी मेडिसिन की डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर पढ़ी है तो आपको उसकी मैट्रिया मेडिका पढ़ने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैट्रिया मेडिका को पढ़ने के लिए एक नियम है, उस नियम को समझने के लिए हमें बहुत सारे काम करते हैं। एक जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये भी करते हैं कि मैट्रिया मेडिका पढ़ने के लिए, जैसा मैंने बताया कि कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता है, कुछ उसमें क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स भी लिखे होते हैं। तो उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या बाकी क्लिनिकल साइंस का भी ज्ञान होना चाहिए। बहुत सारे लोग मैट्रिया मेडिका को ऐसे ही पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर वो बाद में कंफ्यूज होते हैं कि यार इस सिम्टम का या इस क्लिनिकल साइन का मतलब क्या है, और वो उसको अन्यथा लेकर के कहीं और पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले तो बात यह है कि मैट्रिया मेडिका के सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, मैट्रिया मेडिका कहाँ से शुरू हुई, फिर उसके बाद जो जो इवोल्यूशन हुए उसके बाद उन्होंने मैट्रिया मेडिका को पढ़ना चाहिए। इसमें एक इंडिविजुअल सिम्टम, क्योंकि होम्योपैथी इंडिविजुअल सिम्टम पे भी काम करती है, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मैट्रिया मेडिका समझ में आ रही है। मतलब उनके मेंटल सिम्टम्स आपको ज़्यादा समझ में आ रहे हैं या उनके फिजिकल जनरल्स समझ में आ रहे हैं। कुछ लोगों को एम्ब्ल्यूरेशन, एग्रीवेशन पर बहुत अच्छा काम करने को मिलता है तो वो लोग उसको पसंद करते हैं। कुछ लोग सेंसेशंस पे काम कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर
रॉबर्ट सर जो रहे, उन्होंने अपनी सेंसेशन एजिक की किताब जो है वो पूरी पूरी एक रिपोर्टरी लिख दी सेंसेशन एजिक पे। तो बहुत सारे लोग हैं जो इंडिविजुअली भी इसको पसंद करते हैं। तो मैथमेटिका के लिए बहुत सारी चीज़ों को आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले ही मैथमेटिका को नहीं पढ़ना। ओके, थैंक यू सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन। तो आपके अकॉर्डिंग लाइक अगर हम लोग कॉलेज में जिस तरह से प्रिस्क्राइब करते हैं या क्लासिकल होम्योपैथी में जिस तरह से काम करते हैं, तो आपके हिसाब से मतलब कौन सी मटीरिया मेडिका से हमें शुरू करना चाहिए ताकि हमारा एक बेस रेडी हो सके? हाँ देखिए, आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब मैंने पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में भी दिया कि सबसे पहले मैट्रिया मेडिका को पढ़ने के लिए आपको मेडिसिन के सोर्सेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको उसको डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आप कौन सी मैट्रिया मेडिका पढ़ो। तो सबसे पहले तो आप अपने जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं पहले उनको पढ़ो, उसके बाद मैट्रिया मेडिका प्योरा से ही स्टार्ट करो। बहुत सारे लोगों के पास तो मैं देखता हूँ कि जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि बहुत सारे लोगों के पास तो मैट्रिया मेडिका प्योरा का एक भी वॉल्यूम नहीं है या उसके बारे में वो जानते भी नहीं है। तो हमें वो मैट्रिया मेडिका पढ़ने को जनरली हमारे इंस्टीट्यूशन में वो मैट्रिया मेडिका मिल जाती हैं जो वहाँ पे चलन में है, मतलब जिनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ वही मैट्रिया मेडिका पर ध्यान देते हैं, इसके अलावा नहीं देते। तो सबसे पहली बात तो कि आपको मैट्रिया मेडिका के सोर्सेज के बारे में मालूम होना चाहिए, मेडिसिन के बारे में मालूम होना चाहिए, उसके डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के बारे में मालूम होना चाहिए। फिर आप डिसाइड करो कि आपको कौन सी मैट्रिया मेडिका समझ में आ रही है या कौन सी आप अच्छी पढ़ सकते हो। तो बहुत सारी मैट्रिया मेडिका ऐसी हैं जो बहुत ही सिंपल वे में लिखी हुई हैं, जैसे एलन के की नोट हैं, उन्होंने सिर्फ अपने की नोट्स पे ही एक मैट्रिया मेडिका तैयार की हुई है। ऐसे बहुत सारी हैं जो बहुत एलोबरेट करते हैं, जैसे कैंट की मैट्रिया मेडिका है, वो मेंटल्स को बहुत ज़्यादा एवोल्यूट करते हैं। फेरिंगटन है, क्लार्क हैं, ये जो ऐसी मैट्रिया मेडिका है वो क्लिनिकल मेडिसिन पर डिपेंड करती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस चीज़ में मैट्रिया मेडिका ज़्यादा समझ में आ रही है, तो वो भी आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। अच्छा, तो सर जैसे बेसिकली जिस स्फीयर में भी हमारी प्रैक्टिस होती है उसके हिसाब से हमारी मतलब मैट्रिया मेडिका की चॉइस होनी चाहिए। तो मेरी प्रैक्टिस जैसे मेंटल स्फीयर में है, तो लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो और दूसरे मतलब जैसे मैट्रिया मेडिका और लोग जैसे यूज़ करते हैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरे आसपास जो मेरे क्लासमेट्स थे वो लोग यूज़ करते हैं। तो कुछ लोग हैं उनमें से जो जैसे आपने बोला कि एग्रेवेशन या एमिलिटेशन पे काम करते हैं, और कुछ लोग हैं जो फिजिकल सिम्टम पे काम करते हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि एक ही मैट्रिया मेडिका सब चीज़ों पे अप्लाई होगी। तो हम वो बैलेंस मतलब कैसे क्रिएट करें या हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन से केस में कौन सी मैट्रिया मेडिका को अप्लाई करना है? बिल्कुल अच्छी बात है। तो डॉक्टर नेहा, आज आपने एक बहुत पॉइंट उठाया है कि अलग अलग वे में हमें मैट्रिया मेडिका पढ़ाई जाती हैं, अलग अलग चीज़ों को लें सिखाई जाती है। लेकिन आज जो होम्योपैथी के साथ हो रहा है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने किसी एक गेम में देखा होगा जिसमें 10 लोग पूरी एक लाइन में खड़े हैं और जो पहला व्यक्ति है, एक 11वां व्यक्ति आता है और उसके कान में कुछ कह करके जाता है। जब ये कान में कह करके जाता है तो वो कहता है कि अब इसको पास ऑन करो। तो पास ऑन होते 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 जब वो 10वीं लोग तक वो बात पहुंचती है तो वो बात कुछ और हो जाती है। तो सेम आज होम्योपैथी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस करने लगे कि मैं सिर्फ मेंटल स्टेट पे काम करूँगा, मैं सिर्फ फिजिकल पे काम करूँगा, मैं सिर्फ सेंसेशन पे काम करूँगा, जबकि होम्योपैथी बहुत ही सिंपल है एकदम। उन्होंने ये कहा कि एक सिमिलिमम को चूज करना है, एक इंडिविजुअलाइज मेडिसिन को चूज करना है, जिसके लिए टोटलिटी ऑफ द सिम्टम बनानी है। बहुत सारे लोग तो यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोटलिटी ऑफ द सिम्टम क्या होती है। जब मैं पूछता हूँ बहुत सारे लोगों तो कहते रहते हैं कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम नहीं है। ऐसा नहीं है, वो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम है, मतलब आपको एक सिम्टम की टोटलिटी लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप 100 सिम्टम्स को ले लो और टोटलिटी आपने किसी की भी नहीं ली है। तो सिम्टम की टोटलिटी लेकर के तब एक इंडिविजुअलाइज पिक्चर बना करके और आपको सिंपल सी मेडिसिन देनी है। तो इसके लिए बहुत कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है कि हर जगह मेंटल स्टेट काम करेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह फिजिकल स्टेट काम करेगी। आपको इंडिविजुअलाइज चूज करना है, मतलब उस पर्टिकुलर पेशेंट में वो जो इंडिविजुअलाइज सिम्टम है वो कहाँ पे आ रहा है, वो चाहे फिजिकल हो वो चाहे मेंटल हो, आपको बस उतना सा काम करना है। इसके लिए बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी साइंस। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। थैंक यू सर, मतलब इससे मुझे भी काफ़ी हेल्प मिली है अभी कि एग्जैक्टली हमें किस चीज़ के लिए कहाँ पे क्या देखना है। टोटलिटी ऑफ द सिम्टम वाला जो आपने पॉइंट बताया है, तो हाँ मतलब ये समझ में आया कि इट्स नॉट कि पूरा मतलब हाँ पेशेंट की टोटलिटी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस टोटलिटी में भी वो एक सिम्टम की टोटलिटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कितना मैटर करती है, तो ये समझ में आया। तो
एक बात और है डॉक्टर नेहा, और मैं आप सब लोगों से बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट हैं या जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, वो सिर्फ एक ही मैथमेटिका को फॉलो करने लग जाते हैं। हाँ जी। जैसे किसी को मेंटल सिम्टम्स अच्छे लगे तो वो सिर्फ कैंट पे या कुछ ऐसे लोगों की मैथमेटिका के कलेक्शन पे चले गए जहाँ सिर्फ मेंटल्स की बात होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको सारे स्फीयर को समझना चाहिए। अगर आपको सारे स्फीयर को समझना है तो आपको उसी मैथमेटिका प्योरा पे जाना पड़ेगा। तब आपको पता लगेगा कि क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम की, एग्रेवेशन की, एम्ड्यूरेशन की या बाकी सिम्टम्स की कितनी अहमियत होता है। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि एक ही स्फीयर पे नहीं चलना है। आप फिजिकल, जहाँ पे फिजिकल की ज़रूरत जो है आप फिजिकल पे काम करो, जहाँ मेंटल की ज़रूरत है मेंटल पे काम करो। बेसिक थीम है इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअल सिम्टम आपका जहाँ पे भी मिल गया, बस आपकी मैथमेटिका कंप्लीट। मतलब मटीरिया मेडिका प्योरा जो है वही बेस है कि अगर हमें कोई भी मटीरिया मेडिका समझनी है तो सबसे पहले हमें मटीरिया मेडिका प्योरा को ही समझना पड़ेगा, उसी के बाद हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो सर अब जैसे चाहे हम मटीरिया मेडिका प्योरा ले लें या कोई भी और मटीरिया मेडिका ले लें, तो सब में यूजुअली माइंड ही सबसे पहले क्यों आता है? मतलब जो भी उसके अलग अलग कॉम्पोनेंट है तो सबसे पहले हम माइंड के बारे में ही स्टडी क्यों करते हैं? एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बीइंग ए मेडिकल हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में सबसे एक्टिव चीज़ माइंड ही है। अगर माइंड खत्म हो जाएगा तो हम लोग डेथ घोषित कर देते हैं। तो जनरली मैथमेटिका में माइंड की जो अहमियत है वो इसलिए है क्योंकि हमारे जो बॉडी की शुरुआत है, हमारे जो इमोशंस हैं या हमारी जितनी भी बॉडी की एक्टिविटी हैं, वो सब माइंड ही कंट्रोल करता है। हालांकि इसको अगर आप देखा जाए तो जो डॉक्टर कैंट थे, तो कैंट ने क्योंकि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिया माइंड को, और उसके बाद उन्होंने जो भी रिपर्टरी बनाई उसमें भी सबसे पहले उन्होंने माइंड को ही रखा, और उसके बाद वो बॉडी में ऊपर से नीचे तक चलते चले गए, और सबसे बाद में उन्होंने जनरलिटीज़ रखी। इसलिए ज़्यादातर मैथमेटिका में सबसे पहले माइंड को लिया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को की अगर एनाटॉमी भी देखेंगे तो हम लोग जनरली माइंड से ही शुरू करते हैं और नीचे लेग्स तक जाते हैं। तो एक सबसे कॉमन चीज़ है, और माइंड हमें समझ में आ गया तो हम बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे उनके फिजिकल सिम्टम के साथ। तो ये बस एक वो है कि एक सीक्वेंस बना रहे, इतना सी बात है। ओके सर। और जैसे हर मटीरियल मेडिका में हम कुछ ऐसे पेक्यूलियर सिम्टम्स की बात करते हैं या फिर जैसे कीनोट्स वाली जो मटीरियल मेडिका है, तो उसको भी, उसका क्या इम्पोर्टेंस है? मतलब देखिए, जब हम कभी कोई पढ़ाई करते हैं और हम कभी स्कूल में पढ़ने जाते हैं या अपने कॉलेज में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम क्लास में बैठे बैठे अपने कुछ नोट्स बनाते हैं। इन नोट्स को ही एक्चुअली की नोट्स बोलते हैं। तो जब कभी मैथमेटिका का एसेंस लिखा जा रहा था, तो जैसे डॉक्टर एलन है, उन्होंने क्या किया कि हर मेडिसिन के जो सबसे रेड लाइन सिम्टम है उनका एक कलेक्शन किया। लेकिन ये सोचिए कि डॉक्टर एलन ने उस कलेक्शन को करने से पहले बहुत सारी मैथमेटिका का अध्ययन कर लिया होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ उनके की नोट्स को देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि उस की नोट के पीछे की मेहनत कितनी है। तो आप भी अपने की नोट्स तैयार कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी प्रैक्टिस में वो की नोट्स बहुत काम आते हैं, क्योंकि अगर आप मतलब बहुत सारे बल्क में एक साथ पेशेंट देख रहे हैं और आपको बहुत जल्दी से कोई पेशेंट के लिए डिसाइड करना है, तो वहाँ पे की नोट्स बहुत काम आते हैं। लेकिन की नोट्स भी तो जब ही समझ में आएंगे जब आपके पास पूरी एक्सप्लेनेशन होगी। मतलब जो आपने अपनी क्लास के दौरान जो नोट्स बनाए वो जब भी आप समझ सकते हैं जब आपने उस चैप्टर को समझा होगा, या जो टीचर ने आपको समझाया होगा वो आपके मन में याद है। अगर वो याद नहीं है तो आपको की नोट्स बिल्कुल भी याद नहीं रहेंगे और उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। तो सर मतलब जैसे यही बात हो गई कि जैसे की नोट्स तो बेसिकली समरी हो गई, लेकिन आजकल जो सारे कॉलेजेस हैं या पूरा जो करिकुलम है वो स्टार्ट ही की नोट से होता है। इसलिए होता है क्योंकि हर आदमी छोटा रास्ता चुनना चाहता है। हर इंसान को चाहिए कि बस छोटे से मेहनत में एक बहुत बड़ा उसको रिजल्ट मिल जाए। इसीलिए सब लोग ये चाहते हैं की नोट्स। मैक्सिमम मैं देखता हूँ कि जो हमारे एग्जामिनेशन पेपर हैं वो भी उसी पर आधारित होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वही पढ़ा है। तो कोई भी डीप उसमें जाना ही नहीं चाहता। मतलब हर कोई चाहता है, जैसे आज हम कहीं भी चलते हैं तो हम गूगल मैप को ऑन कर लेते हैं, क्योंकि वो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता दिखाता है। हो सकता है कि लंबा रास्ता उससे भी ज़्यादा अच्छा हो, उससे ज़्यादा सुखदायी हो, लेकिन क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट चीज़ की तरफ ज़्यादा हमारा रुझान रहता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, इसलिए बस सब लोग की नोट पे चले गए। ओके, तो हाँ बेसिकली मुझे यही समझ में आया है कि हमारा फाउंडेशन ही कहीं ना कहीं शुरू से खराब था, कि हम शुरू में समरी पढ़ लेते हैं तो कभी वो क्लियर ही नहीं हो पाया कि कोई मेडिसिन में वो सब क्यों लिखा गया है। तो अगर हम उस टाइम पे मटीरिया मेडिका प्योरा से अगर हम शुरू करें तो हमें शायद ये समझ में आ जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है सर, तो जैसे अगर हम जैसे प्योरा से शुरू करते हैं तो लेकिन प्योरा में तो सिर्फ 99 मेडिसिन ही है,
तो उसके अलावा जैसे हमारे पास अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो फिर हम कैसे मतलब ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें इन मेडिसिन से आगे निकल के कोई और मेडिसिन में जाना चाहिए? ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, लेकिन पहले जो 99 है वो तो कवर हो जाए। अभी जी। तक मतलब जितने भी आप होम्योपैथ से मिलोगे या किसी से भी मिलोगे, तो मैक्सिमम 30 या 40 मेडिसिन ही यूज हो पाती हैं। अगर आपने मैथमेटिका को बहुत ध्यान से पढ़ा है, मतलब मेरे एक जानकार मेरे बॉस हुआ करते थे, वो अपनी प्रैक्टिस को सिर्फ नक्स भूमिका से ही चलाते थे। अच्छा। ऐसे मैंने सुना है कि उनके पास अगर कोई भी केस आएगा तो वो नक्स भूमिका की अलग अलग पोटेंसीज, मदर टिंचर से लेकर के और सीएम तक, एलएम तक, वो अलग अलग पोटेंसीज पे ही पेशेंटों को ठीक कर लेते थे। तो अगर हमें अपनी मेडिसिन का पूरा ज्ञान है तो मुझे नहीं लगता कि आप इससे मेडिसिन ऊपर पहुंच पाएंगे। और अगर मैं खुद अपनी भी बात करूं तो मैंने भी शायद 99 मेडिसिन को अभी तक पूरी तरह यूज नहीं कर पाया हूँ। तो पहले तो ये 99 मेडिसिन, हाँ, रेयर रेमेडीज की या जो नई प्रूविंग्स है उनकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है और वो बहुत सारी जगह काम करती हैं। तो लेकिन क्या होगा कि जब आप मैथमेटिका प्योरा को पढ़ोगे तो आपको एक बेस तैयार हो जाएगा, और जो नई मैथमेटिका आ रही हैं उनका बेस भी तो वही है, तो आपको पढ़ना तो उसी हाँ कैटेगरी के जी। हिसाब से ही है ना। और सर एक जैसे एक क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में कि जैसे जो मटीरिया मेडिका प्योरा या जो भी और मटीरिया मेडिकाज हैं वो आज से बहुत साल पहले लिखी गई थी। उस टाइम के अंदर जो दिक्कतें थी या उस टाइम के हिसाब से जो मतलब जो चीज़ें चल रही थी उसके हिसाब से। बट आज तो वो सारी दिक्कतें नहीं है, आज बल्कि पूरा का पूरा टाइम बिल्कुल अलग हो चुका है। तो उन वर्डिंग्स को जो उसमें लिखा गया है उसको आज के पेशेंट्स से या आज की जो हमारी चीज़ें हैं उनसे कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? हाँ, देखिए, जब भी मैं कभी बात करता हूँ तो शायद तुमने भी मेरे क्लास में 1-2 बार ये सुना होगा कि जो उस समय का सिम्पटम था, हाँ जी। वो आज भी वैसे का वैसे ही सिम्पटम है, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन, जैसे अगर आप मेंटल स्टेट की बात करें, तो जो उस समय का डिल्यूजन था, वो आज का सिम्पटम है। क्योंकि अगर आपको प्रूविंग के बारे में मालूम है तो आपने देखा होगा कि जो प्रूविंग के दौरान सिम्पटम आया वो एक टेम्परेरी सिम्पटम था और वो चला गया, लेकिन वो सिम्पटम बीमारी तो लेकर के आएगा। तो सिम्पटम वैसे का वैसे ही है। अगर आप जैसे सपनों की बात करें तो सांपों के सपने पहले भी आते थे और आज भी आते हैं, आज भी वैसे के वैसे ही हैं, और आज भी मतलब पहले भी वैसे ही थे और आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तो हमारे जो सिम्टम्स हैं वो जनरली चेंज नहीं हुए हैं,